नमस्कार। हिंदी की डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हिंदी व्याकरण को विज्ञान की तरह पढ़ते हैं। आज हम समास पढ़ेंगे। समास के संदर्भ में कहा जाता है कि समास बहुत सरल है और ऐसा तब कहा जाता है जब कुछ परिभाषाएं और 4-6 उदाहरण रटने के बाद यह मान लिया जाता है कि समास तो बहुत सरल है। किंतु समास का विग्रह करना और सही समास की पहचान करना बहुत ही कठिन सिद्ध होता है। किंतु आप निश्चिंत रहिए, पूरा वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी उलझन सुलझ जाएगी। तो सबसे पहले लेते हैं कि समास क्या है। समास एक प्रक्रिया है, बड़े को छोटा करने की प्रक्रिया। जैसे वर्षा हो रही है तो यह छाता खुला हुआ है, आकार बड़ा है। वर्षा समाप्त हो गई तो छाते को छोटा रूप दे दिया गया, बंद कर दिया गया। इसी प्रकार समास भी एक प्रक्रिया है। अब इसको एक उदाहरण से देखते हैं। रमेश कहता है, मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं। इसी बात को सुरेश कहता है, मैं चौराहे पर खड़ा हूँ। कम शब्दों में बात हो गई। जहाँ 5 शब्दों में बात हो रही थी, वहाँ सुरेश ने 1 शब्द में अपनी बात पूरी कर दी। इसी को कहते हैं समास करना, छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ है सम धन आस से समास बना है। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, आस का अर्थ होता है बैठाना। अब परिभाषा लेते हैं, एक सरल परिभाषा। अनेक पदों के एक पद होने को समास कहते हैं। आशय यही कि अनेक पदों को एक पद में छोटा करके रख दिया जाए तो वह समास होता है। अब आप कहेंगे कि ये पद क्या है, तो पद शब्द को ही कहते हैं। किंतु समास में शब्द का क्यों प्रयोग नहीं हुआ? इसीलिए समास की परिभाषा में शब्द नहीं आया है, क्योंकि शब्द और पद में यही अंतर है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि समास का निर्धारण वाक्य के आधार पर ही होगा। एक ही सामासिक पद में कई समास हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें कौन सा समास है यह उस वाक्य के अर्थ पर निर्भर करेगा। इसीलिए समास की सही पहचान वाक्य के संदर्भ में ही हो सकती है। प्रश्न में वास्तव में वाक्य ही आने चाहिए, किंतु नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सभी समासों की अवधारणा को जब अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर हमें निश्चित करने में दुविधा नहीं रहेगी कि कौन सा समास है और कौन सा समास नहीं है। अब बात करते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद प्रचलित हैं। व्ययीभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। अब देखिए, इनके क्रम मैंने इस ढंग से व्यवस्थित किए हैं जिससे इसकी अवधारणा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत सोच विचार के किया है, क्योंकि वास्तव में तो समास 4 प्रकार के ही होते हैं, किंतु कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष समास के ही 2 भेद हैं। किंतु सुविधा की दृष्टि से इन्हें 6 रूपों में माना जाता है, तो विद्यार्थी इन्हें 6 ही प्रकार में माने और 6 प्रकार ही लिखें। क्रम आप अपने ढंग से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके समास की। पहला समास है अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो तथा पूरा पद क्रिया विशेषण अव्यय का काम करे तो उसे अभाव समास कहते हैं। पूरे सामासिक पद का रूप नहीं बदलता।
अब देखिए समास की परिभाषाओं में ये आएगा कि पद कौन सा प्रधान है। दो या दो से अधिक पदों के एक पद होने को समास कहते हैं, ये परिभाषा थी। इसको हम पहले एक बार और समझ लें कि जैसे कोई कहे कि मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ बट के 5 वृक्ष लगे हैं। इतने शब्द हैं, इन शब्दों के स्थान पर यह कहा जा सकता है कि मैं पंचवटी पर खड़ा हूँ या पंचवटी में खड़ा हूँ। तो अनेक पदों के एक पद हो गया। अब बात अव्ययी भाव समास की। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, सीधा सीधा है कि उसका पहला पद अव्यय होता है और पूरा पद क्रिया विशेषण का काम करता है। अब इसको हम तभी समझ पाएंगे जब हमें पता हो कि ये अव्यय क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है। अव्यय को अगर हम बांटें तो आ धन व्यय, आ का अर्थ हो गया नहीं और व्यय का अर्थ हो गया परिवर्तन या बेकार या गड़बड़ी। आपने अगर संज्ञा सर्वनाम इत्यादि शब्द भेदों को अच्छे से पढ़ा होगा तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया ये ऐसे शब्द हैं विशेषण कि जो लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। जैसे कहें कि वस्ते में पुस्तक रखी है, मेरी पुस्तकें कहाँ गईं, तो अभी पुस्तक था पुस्तकें हो गया। लड़की खाना बना रही है, लड़का खाना पका रहा है। लड़के तो लड़की, लड़का, लड़के, लड़कों, यानी लड़का शब्द का रूप बदल गया है। लेकिन विकारी शब्द या अव्यय वे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता। इन्हें ही क्रिया विशेषण भी कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, इसकी विशेषता हो सकती है धीरे धीरे। तो धीरे का कभी रूप आपने नहीं देखा होगा कि धीरो धीरो कह दें। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जो जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, ये अविकारी होते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन या कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। अब इनके रूप जैसे यथा, तथा, और, प्रति, एवं, आदि, भर, ये सभी अव्यय हैं। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो और पूरा पद क्रिया विशेषण का काम करे, इसका आशय यह है कि जो पूरा सामासिक पद है उस पूरे सामासिक पद का भी कभी रूप नहीं बदलता। देखिए विज्ञान की तरह पढ़ाने का आशय यही है कि हर छोटी बात का विश्लेषण किया जाए। अब उदाहरण देख लेते हैं। प्रति अव्यय है और दिन, प्रतिदिन तो दिन दिन हो जाएगा। प्रत्येक, एक एक, यथासंभव, जैसा संभव हो, आजन्म, जन्म से लेकर, अव्यय हो गया, जन्म संज्ञा है। तो इसी तरह प्रतीक्षण, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का है अक्षी यानी आँखों के प्रति यानी सामने, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। और भी बहुत सारे हैं जैसे विभिन्न, कानों कान, यथाशक्ति, यथाविधि, निर्भय, अनुकूल, सपरिवार, निडर, भरपेट, धीरे धीरे, व्यर्थ, आप ही आप। तो देखिए इन उदाहरणों को आपको देखना है और उनको समझना है कि क्यों अव्यय है। आप जितने उदाहरणों को देखेंगे तो एक तो आपकी भाषा अच्छी होगी, आपका शब्दकोश बढ़ेगा, आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो रटना नहीं है, आप इनको समझिए और समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए कि इसमें अव्ययी भाव क्यों है। क्योंकि ये जो समास वाला प्रकरण है बहुत ही उलझा हुआ है
और मैंने इस वीडियो में उसको काफ़ी हद तक सुलझाने का प्रयास किया है और इसी कारण इनका क्रम भी मैंने इसी तरह का रखा है कि जिससे वो बात आपको सुलझे। वीडियो आप बार बार देख सकते हैं तो वह बात और अच्छे से समझ में आएगी। अब हाँ, कुछ ऐसे उदाहरण भी हमने देखे हैं जो आपको बिल्कुल नए लगेंगे और चकराने वाले भी होंगे, तो वो उदाहरण भी हम इनके साथ लेके आए हैं। अब दूसरा समास है द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। अब जोड़े में ही लड़ाई होती है। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और जोड़े के रूप में आते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सीधी सीधी बात, दोनों पद प्रधान बराबरी के हैं और जोड़े के रूप में आते हैं। हाँ हाँ, आप कह सकते हैं कि इनमें और या अथवा हट जाता है, क्योंकि यही समझाया जाता है, लेकिन ये समास भी प्रतियोगी परीक्षाओं में दिक्कत पैदा करते हैं। कैसे दिक्कत पैदा करते हैं, कैसे कठिनाई पैदा करते हैं, समझ में नहीं आता है या नहीं है। हाँ, मेरे पास भी चैलेंज आ जाते हैं, सामने से फ़ोन आता है, बाज़ार में है, सर इसमें ये पेपर में ये प्रश्न आया था और इसमें कौन सा समास होगा। तो फिर पूरी प्रक्रिया को समझ के ध्यान में रख के निर्धारित करना पड़ता है, तो इसीलिए गहराई से पढ़ना आवश्यक होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद संज्ञा या संज्ञा के समूह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दोनों पद संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि दोनों पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त हों तो कर्मधारय के अंतर्गत आएंगे। जी हाँ, तो ये बात अब कैसे ये होगा ये आगे बताएंगे। अब देख लीजिए कुछ और बातें। विग्रह के बाद और, अथवा, या आदि जोड़े जाते हैं। विग्रह में जोड़े जाते हैं और समास करने में और, अथवा को हटा दिया जाता है। मैंने पहले समास लिए हैं, उसके बाद विग्रह किया है। लिंग अंतिम पद के अनुसार निर्धारित होता है। सामासिक शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, बहुवचन अर्थ में आएगा। एक और नियम है कि स्त्रीलिंग वाला शब्द पहले आता है प्रायः, और जो छोटा शब्द होता है वह पहले आता है। जैसे पाप पुण्य है तो पाप इसीलिए पहले आया कि पुण्य शब्द बड़ा है। तो पाप और पुण्य, ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म, ऊंच नीच, गाय बैल, दाल रोटी। अब देखिए, दाल रोटी में अकेली दाल रोटी ही नहीं है, और भी चीज़ें शामिल होती हैं। कहते हैं हाँ भैया दाल रोटी चल रही है, सुख दुख भला बुरा, तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हरिहर, हरिहर तो हरि और हर, इसको थोड़ा सा ध्यान में देख लें। हरिहर आपको थोड़ा सा कभी परेशान कर सकता है। अब जो भी स्कूली विद्यार्थी हैं वो यहीं तक रहें या और देख लें। देखिए, ज़्यादा समझने से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसलिए क्योंकि आपको जब उदाहरण देते हैं उनको विग्रह भी करना है और पता करना है कि कौन सा समास है, इसलिए विस्तार से समझ लें। वीडियो एक दो बार आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, इसलिए भाषा को समझें। 3 प्रकार हैं, 3 प्रकारों में इसको बांटा गया है: इतरेतर, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। याद नहीं करने हैं, लेकिन इसको किस तरह से इतरेतर यानी सभी पदों का पृथक अस्तित्व होता है और इसमें और हटता है, यानी जो 2 पद हैं उन दोनों पदों का समान महत्व होता है और मिलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे सीता गीता, दोनों का समान महत्व है। गाय बैल, दोनों का समान महत्व है। बेटा बेटी, समान महत्व है। सीताराम, समान महत्व है। तो इतरेतर में यही है कि दोनों बराबरी के होते हैं, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। समाहार द्वंद्व ये वो हैं जो समूह का बोध कराते हैं, शब्दों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं होता। जैसे सीता और राम में सीता का अस्तित्व अलग है, राम का अलग है, बेटा और बेटी इनका अलग अलग था। दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी शामिल हो सकता है, जैसे दाल रोटी, तो दाल और रोटी
हमने बताया था कि दाल रोटी चल रही है, तो यहाँ दाल रोटी के बीच और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। हाथ पाँव, हाथ और पाँव विग्रह हो जाएगा। अन्न जल, अन्न और जल, नौन तेल, सांप बिच्छू, लाल पीला, हरिहर। अब देखिए लाल पीला को बताएं तो एक उदाहरण देख लें। पेड़ के पत्ते लाल पीले हैं, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है पत्तों के लिए। लेकिन जब हम कहें तो लाल और पीला द्वंद्व हो जाएगा। व्यर्थ में लाल पीले हो रहे हो, यहाँ विशेषण है। लाल पीला होना ये विशेषता है, इसीलिए यहाँ लाल पीला में कर्मधारय होगा। अब बात करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक का मतलब जो या और अथवा से जुड़ते हैं, या अथवा भी उसमें जोड़ा जाता है। दो विरोधी अर्थ वाले शब्द इनमें आते हैं, जैसे पाप पुण्य। तो पाप या पुण्य, अब आप कहेंगे कि वहाँ आपने और जोड़ा था, यहाँ या जोड़ रहे हैं, तो और भी जोड़ सकता है और या भी जोड़ सकता है। धर्म अधर्म, तो धर्म या अधर्म, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, सुख दुख, सुख या दुख। तो ये थे द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास, देखिए पढ़ाई में हम जब सरल मान के चलेंगे तब हम बहुत जल्दी सीखते हैं, और जिस बात को हम कठिन समझ लें तो नहीं सीखते। लेकिन ज़्यादा ही सरल समझ लेते हैं तो फिर हवा में उड़ जाते हैं, वहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। बहुब्रीहि समास, जिस समास का कोई पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान हो। दो पद तीन पद होते हैं तो वो प्रधान नहीं होते, अर्थ की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है, कोई तीसरा पद महत्वपूर्ण होता है। हमें पता है कि आपको परिभाषाएं पता है। तथा जब दो अन्य पद मिलकर तीसरे पद का विशेषण बन जाते हैं, यानी तीसरे पद के लिए विशेषण का काम करते हैं, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अब विग्रह के बाद बाला, वाली, जो, जिस आदि का प्रयोग होता है। उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण है लंबोदर, लंबा है उधर जिनका गणेश जी। दशानन, रावण का उदाहरण है ही। चक्रपाणी, चक्र है पाणी यानी हाथ में जिनके विष्णु जी। पीतांबर, पीत है अंबर जिनका श्री कृष्ण। निशाचर, निशा में चलने वाला। अब आप कहोगे यहाँ बहुब्रीहि क्यों है? तो देखिए निशा में बहुत सारे प्राणी चलते हैं, लेकिन निशाचर शब्द राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए निशाचर में बहुब्रीहि होगा। मृगेंद्र, तो मृगेंद्र भी सिंह के लिए रूढ़ हो गया है, यानी पशुओं के राजा के रूप में। पंकज, जी हाँ, जो सामान्यतः कुछ उदाहरण रटके वाले होते हैं वो कभी भी पंकज को बहुब्रीहि नहीं कहेंगे। अब पंकज में बहुब्रीहि क्यों है? क्योंकि पंख माने कीचड़ में पैदा हुआ जो, तो कीचड़ में तो कमल भी होता है और भी बहुत सारे पौधे होते हैं, लेकिन पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है, प्रयुक्त होने लगा है, इसीलिए बहुब्रीहि है। इसी तरह जलज हो जाएगा, ठीक है, और सरोज भी हो जाएगा। अब बात करते हैं पतझड़। ये भी आपको चौंकाने वाला लगेगा कि पत्तों का झड़ना, लेकिन यहाँ भी बहुब्रीहि है। क्यों है? क्योंकि पत्तों का झड़ना भर नहीं, एक मौसम विशेष के लिए प्रयुक्त होने लगा है, और पतझड़ का जो अर्थ है वो कई बार विपरीत समय के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, तो इसलिए यहाँ बहुब्रीहि है। भूपति या पृथ्वीपति, तो ये राजा के लिए यह बहुब्रीहि है। धक्का मुक्की यानी धक्का और मुक्कों से लड़ाई, तो यहाँ भी बहुब्रीहि है। पंचवटी, अब देखिए पंचवटी शब्द जैसे ही नाम लेते हैं तो हिंदी वालों के मन में वह स्थान अपने आप आ जाता है जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था, तो इसीलिए पंचवटी शब्द में भी बहुब्रीहि समास ज़्यादा समीचीन लगता है।
या फिर वहाँ पर 5 बटों का समूह हो तो होगा। तो 5 बटों का समूह के लिए अगर प्रयुक्त हुआ है तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। लेकिन अगर जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था उस स्थान के लिए होगा तो वहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा। चौलड़ी, चौलड़ी माला के लिए प्रयुक्त होता है, यानी 4 लड़ियों वाली। तो 4 लड़ियों वाले तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन माला के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए बहुव्रीहि है। अब बहुव्रीहि का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। बहु है व्रीहि, व्रीहि माना होता है चावल। इसी तरह खग, मैंने बताया था कि कुछ नए उदाहरण भी ढूंढे हैं। खग, ख आकाश, ग गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला। आकाश में बहुत चीज़ें गमन कर सकती हैं, लेकिन पक्षी के लिए प्रयुक्त होता है खग, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि है। तो ये थे 3 समास और उनके क्रम मैंने अपने ढंग से जमाए थे आपकी सुविधा के लिए अपने ढंग से। अब बात करते हैं चौथा जो समास है, तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान थे, बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं था, और तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान है। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है और जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष समास कहते हैं। ये तत्पुरुष की परिभाषा है। अब तत्पुरुष के 3 भेद हो गए हैं। तत्पुरुष के 3 भेद कौन हो गए हैं? एक व्याधिकरण तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय जिसे समाधिकरण कहते हैं, और तीसरा द्विगु समास। अब ये भेद क्यों हो गए हैं? ये भेद इसलिए हो गए हैं कि तत्पुरुष समास की जो पहली परिभाषा में हमने बताया था कि जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। तो कारक चिन्ह होते हैं 8, यानी प्रथमा से अष्टमी तक। किंतु तत्पुरुष समास में प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के कारक चिन्हों का लोप होता है, संबोधन का नहीं होता। प्रथमा विभक्ति का लोप या प्रतिमा विभक्ति समाहित होती है कर्मधारय और द्विगु में। तत्पुरुष समास जो हम आपने पढ़ा है उसमें द्वितीया से लेके सप्तमी तक के कारक चिन्हों का लोप बताया गया है। तो इस तरह से जो उसको कहते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तक के लोप, यानी द्वितीया से लेके सप्तमी तक जो लोप होते हैं वो तत्पुरुष समास है, जो व्याधि तत्पुरुष है। समानाधिकरण तत्पुरुष में कर्मधारय है जिसमें प्रथमा विभक्ति छिपी होती है। द्विगु में भी प्रथमा विभक्ति छिपी होती है। तो अब लेते हैं तत्पुरुष समास, चौथा समास, जो चौथे नंबर का समास है, जो व्याधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और प्रथम पद गौण हो, दोनों पदों के बीच द्वितीया से लेकर सप्तमी तक के कारक चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास यानी व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। ठीक, सीधा सीधा जिसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति या कारक चिन्हों का लोप हो। अब प्रथम पद में लगी विभक्ति के आधार पर इसके 6 भेद हैं, आप जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो भी अपन देख लेते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म की विभक्ति होती है को, तो को का लोप होता है इसमें। जैसे भयदाता में भय को देने वाला, मनोहर में मन को हरने वाला, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, सुखप्रद सुख को देने वाला, माखन चोर माखन को चुराने वाला, यानी इन सब में को गायब है। गगन चुंबी गगन को चूमने वाला, मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला। तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष। दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष। इसमें से के द्वारा का लोप होता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। मुँह मांगा यानी मुँह से मांगा, तुलसीकृत तुलसी द्वारा,
बनाया हुआ, गुण युक्त, गुणों से युक्त, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, वाक युद्ध, वाक से युद्ध, अकाल पीड़ित, कपड़ छन्ना, कपड़े से छना हुआ, पादप। अब देख लीजिए, इस पर ध्यान दे दें। पादप, पैर से पीने वाला, पैर से पीने वाला, पौधे को पादप कहते, तो पैरों की पौधों की जड़ें होती, ये पानी को पीती हैं, तो पैर से पीने वाला। तीसरा प्रकार है कारक तत्पुरुष का, तीसरा प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें के लिए कारक चिन्हों का लोप होता है। अब उदाहरण, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, यज्ञाहुति, यज्ञ के लिए आहुति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। तो इस तरह से ये आसान है। इसके बाद आता है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें से यानी अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मैं दिल्ली से आता हूँ, तो एक वस्तु दूसरे से अलग होती है, सेपरेशन होता है। जैसे दूरागत, तो दूरागत का विग्रह क्या हो जाएगा? दूर से आगत विग्रह है, दूर से है। जन्मांध, जन्म से अंधा। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। देश निकाला, देश से निकाला गया। भयभीत, भय से भीत। अब बात करते हैं संबंध तत्पुरुष समास की। इसमें का, की, के, इनका लोप होता है। संबंध के जो विभक्ति चिन्ह रा, री, रे भी होता है, ये सर्वनाम में सामान्यतः लगते हैं। अब देख लें, अन्नदाता, तो अन्न का दाता। राजपुत्र, राज्य का पुत्र। पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी का पुत्र। गंगा जल, चंद्रोदय, चंद्र का उदय। इसी तरह नरेश, नरों का ईश्वर। ग्रंथकार, भारत रत्न। खरारी, खर का आरी, अरि, खर मान एक राक्षस था, अरि माने शत्रु या मारने वाला। और छठवां है अधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण का अर्थ यही था कि द्वितीय से लेके अधिकरण तक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। मैं पेपर, इसके विभक्ति चिन्ह है मैं पेपर, कारक चिन्ह। जैसे नीति कुशल का क्या हो जाएगा? नीति में कुशल। जलमग्न का जल में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाला। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। अब बात करते हैं कर्मधारय समास। ये समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। समानाधिकरण का आशय यही है कि दोनों पद एक ही विभक्ति में होते हैं अथवा प्रथमा विभक्ति इसके अंदर समाई रहती है। कर्मधारय का जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और उसका एक खंड विशेषण या उपमा सूचक पद हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो, जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु की उपमा कर रही हो, समानता बता रही हो, वहाँ पर कर्मधारय होता है। कर्मधारय समास में प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह छिपा रहता है। विग्रह करने पर दोनों पद एक ही विभक्ति के होते हैं और इसे समानाधिकरण कहते हैं। यानी दोनों जो पद हैं वो एक ही विभक्ति के होते हैं। ये समास विशेषण विशेष, यानी पहला पद विशेषण हो सकता है, दूसरा पद विशेष। विशेषण यानी जो विशेषता बताए, विशेष का अर्थ है संज्ञा जिसकी विशेषता बताई गई हो। या उपमान उपमेय, उपमान उपमेय का मतलब एक की उपमा दी गई हो, दूसरे से दी गई हो, की स्थिति के अनुसार बनते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नीलकंठ, तो कंठ की विशेषता क्या है? नीला, तो नील विशेषण है और कंठ संज्ञा है, नीला है जो कंठ।
चरण कमल, कमल के समान चरण। परमानंद, परम है जो आनंद। महापुरुष यानी पुरुष की विशेषता क्या है? महान है जो पुरुष। महादेव, देव की विशेषता महान है जो देव। 4 प्रकार के मुख्यतः विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान के आधार पर इनको बांटा जाता है। पहला है विशेषण धन विशेष्य के रूप में, जैसे महाकवि, तो पहले विशेषण है, इसके बाद विशेष्य है। विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई गई है। कवि की विशेषता बताई गई है। क्या बताई गई है? कि महान है जो कवि। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। सद्गुण, सद है गुण। नील गाय, नीली है जो गाय। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, विशेषता है। नीलांबुज, प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा। परम ईश्वर हो गया। दही बड़ा, दही से बना बड़ा। अब देखिए यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं आप, दही और बड़ा द्वंद्व कर सकते हैं, लेकिन रूप से यहाँ पे दही बड़ा उसे ही कहते हैं जो दही से में गला हुआ बड़ा होता है। हम ये नहीं कह सकते कि दही और बड़ा लाओ। क्या कहते हैं? दही बड़ा लाओ। तो वह बड़ा जो दही से बना है। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, तो ये इसमें भी कर्मधारय ही है। अब बात करते हैं दूसरा विशेष्य विशेषण। विशेष्य जिसमें पहले हो, जिसकी विशेषता बताई गई हो, और विशेषण बाद में हो। जैसे नराधम, तो नर पहले आ गया और अधम बाद में आया विशेषण। तो अधम है नर जो। मुनिवर, मुनि विशेष है, तो वर है मुनि जो, मुनि की विशेषता बाद में। पुरुषोत्तम, पुरुष है उत्तम जो। अब देखिए जी अलग अलग प्रकार बता भले ही दिए हैं, किंतु आप इस ढंग से भ्रमित ना हो कि आपने तो बताया था कि उपमा पहले, मतलब पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष, तो बाद में भी हो सकता है, इसीलिए इसका विश्लेषण करके बताया जा रहा है। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। अब देखिए विशेषण विशेषण भी होते हैं, जैसे नील पीत, नीला पीला, विशेषता ही है। इसी तरह शीतोष्ण, ठंडा गर्म, ठंडा भी और गर्म, भला बुरा, यह भी विशेषण विशेषण। बुरा है लेकिन फिर भी भला। कृताकृत, किया ना किया, ये भी विशेषण। किया भी विशेषण और ना किया भी विशेषण। सीधा सादा, सादा है लेकिन सीधा भी है। नील लोहित, नीला है और लोहित भी है। हरा भरा, हरा भी है और भरपूर है। दो चार, दो चार यहाँ विशेषण के रूप में आया है। जैसे हम कहें कि दो चार लोग यदि विरोध करें तो सरकारें गिरती नहीं हैं। तो दो चार का अर्थ यहाँ थोड़े से लोगों के लिए है, तो ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब इसी को हम कह दें कि कक्षा में छात्र छात्राओं का अनुपात 2:4 का है, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा, क्योंकि संज्ञा के रूप में हुआ है। यानी छात्र 20 हैं तो छात्राएं 40 हैं, तो यहाँ और से जुड़ेगा। किंतु यहाँ पर कि सभा में 2-4 लोगों के विरोध करने से क्या होता है, तो 2-4 का अर्थ क्या है, कुछ। ये इसको हमने उदाहरण से भी बता दिया है, लोगों के विरोध से कुछ नहीं बदलता। कक्षा में छात्र छात्रा अनुपात 2-4 का है, तो यहाँ द्वंद्व होगा। विशेष विशेष्य यानी चरण और कमल, तो कमल रूपी चरण दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, रूपक के रूप में हैं, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास ही होगा। महासागर, विद्याधन, विद्या रूपी धन, मुख रूपी कमल, क्रोध रूपी अग्नि, तो ये हो गया आपका
कर्मधारय समास। अब बिल्कुल सरल द्विगु समास पर। जिस समास का पहला पद संज्ञावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची का अर्थ भी विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य हो। दूसरा पद बहुब्रीहि में भी प्रधान था, कर्मधारय में भी प्रधान था, द्विगु में भी प्रधान था, क्योंकि एक ही समूह के हैं। बस अंतर इतना है कि इसमें द्विगु पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, इसमें प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह लुप्त होता है। सीधा सीधा है कि यह भी बहुब्रीहि का रूप है जिसमें प्रथमा विभक्ति के कारक चिन्ह का लोप होता है और पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। उदाहरण है चौराहा, 4 रास्तों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, दोपहर, दोपहरों का समूह। अब देखो इनके भी 2 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। हालांकि उदाहरण आप संख्या के आधार पर देख लेंगे, बस बहुब्रीहि और द्विगु में थोड़ा सा भ्रम होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। केवल संख्या के आधार पर काम चल रहा है तो वहाँ पर द्विगु होगा, किंतु जब कोई तीसरा अर्थ निकले जैसे दशानन, तो 10 हैं आनन जिसकी अर्थात रावण, तो वहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। 2 प्रकार का होता है समाहार। समाहार का अर्थ है जहाँ पर समूह के रूप में प्रयुक्त हो। सतसई, 700 का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समाहार, दुगुना, 2 गुना, दुपट्टा, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, त्रिदोष, 3 दोषों का योग, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अगला होता है उत्तर पद प्रधान, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो यानी दूसरा पद प्रधान हो। समाहार में दोनों का महत्व होता है, समूह नहीं दूसरे पद को महत्व हो। जैसे दोपहर, तो इसमें पहर को महत्व है, दूसरा पहर। एक तारा, तो तार को का महत्व है। पंच प्रमाण, 5 प्रमाण। अब समासों में ये स्कूली विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए बात यहाँ पे हो जाती है, लेकिन समासों के साथ नंच समास भी आ जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। जिस समास के पहले पद में नकारात्मक शब्द का प्रयोग हो तो उसे नंच समास कहते हैं। इसके आरंभ में अन, ना, न, आ, गैर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लें, जैसे अधर्म, तो अधर्म में नाधर्म यानी यहाँ पे नंच समास है। अयोग्य, नायोग्य, नालायक नहीं है जो लायक, नकारात्मक बात है। अनाचार नहीं, इसमें भी ध्वनित हो रहा है। अनिष्ट, नाइष्ट, अनहोनी, नाहोनी, अनावश्यक जो आवश्यक नहीं था, नापसंद, ना और पसंद। तो इस तरह से ये नंच समास हो गए। तो समास इस तरह से पूरे होते हैं, इनको आप अच्छे से समझें, वीडियो को दोबारा देखते रहें और भी उदाहरण देखें। और यह बात मैं आपको बता दूं कि आप इसकी अवधारणा को समझ के, और मुख्य बात यह है कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही इसका निर्धारण होता है। तो आप जितना अभ्यास करेंगे निस्संदेह उससे आपसे बनेगा। आज इतना ही, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।